सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित की सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम इस प्रश्नावली से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 210, जो कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य अर्थात जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है। तो यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे कि आप पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, 0 2 5 10, 3 से जाएगा 3 3 9 15, 5 से जाएगा 5 7 35, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 7। इसका मतलब 210 जो कि एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है इस भाज्य संख्या 210 की। तो आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि यदि हम इन गुणनखंडों का क्रम बदल दें, इसको यदि हम क्रम बदल कर भी लिख दें, किसी भी क्रम में हम इसे लिख दें तो, या फिर किसी भी क्रम में इसको हम लिख दें, तो यह गुणनखंड इसका अद्वितीय होगा यदि हम इसके आने वाले क्रम पर विचार ना करें। तो किसी भी भाज्य संख्याओं का केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड का क्रम हो सकता है यदि हम इसके अन्य क्रम पर विचार ना करें। तो इसी के साथ हम अब हमारी प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास 5 भाज्य संख्याएं दे रखी है और इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले पहली संख्या है 140। तो ये गुणनखंड आपने छोटी कक्षाओं में भी सीखे होंगे, वही तरीका अपनाना है। इसके लिए आपको गुणनखंड एक अलग से रफ रूप में करने होंगे। 140 का गुणनखंड हम जानते हैं कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 होगा। 2 7 14 0, फिर से ये 2 से जाएगा 2 3 6 2 5 10, अब ये 5 से जाएगा 5 30 और 7 एकम 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम इसे लिख सकते हैं, भाज्य संख्या को हम यहाँ लिखेंगे 140 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जो समान अभाज्य गुणनखंड है उन्हें हम उसकी घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 2 बार है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 एक ही बार है और 7 भी एक ही। तो इस प्रकार से ये हुआ 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 156। क्योंकि आपको गुणनखंड आते हैं तो मैं यहाँ पे जल्दी से 156 के गुणनखंड कर देता हूँ पहले। तो ये हुए 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 और 13। तो यहाँ पर हम 156 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इन गुणनखंडों को हमने यहाँ पे इस रूप में लिख दिया। यहाँ पर जो एक समान अभाज्य गुणनखंड है उन्हें हम घात में लिख सकते हैं। तो 2 को हम 2 बार है, इसलिए 2 को लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 3825। तो यहाँ रफ रूप में 3825 के गुणनखंड करेंगे। तो क्योंकि पीछे विषम संख्या है, इसलिए ये किसी विषम संख्या से ही विभाजित होगा। तो 2 से नहीं हो सकता, तो हम 3 से देखते हैं। 3 से विभाजित हो जाएगा।
एवं 3। तो इस प्रकार से 3825 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 3, 3, 5, 5 और 17। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पर जो एक समान अभाज्य गुणनखंड है उन्हें हम घातों के रूप में लिखेंगे, यानी 3 दो बार है तो हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 भी दो बार है तो 5 की घात 2 गुणा 17। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है 5005। तो हम यहाँ 5005 के गुणनखंड करके देखते हैं रफ में। तो यहाँ हमने 5005 के गुणनखंड प्राप्त किए 5, 7, 11 और 13। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यहाँ कोई समान अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए घातें नहीं बन सकती, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है 7429। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे रफ में। तो ये विभाजित होगा 17 से। तो इस प्रकार से 7429 के 3 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, 17, 19 और 23। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। यहाँ पर भी कोई समान अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही इसका। तो इस प्रकार से इन पांचों प्रश्नों में हमने इन भाज्य संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने इसे इस प्रकार से ज्ञात किया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। इस प्रश्न का पहला भाग है 26 और 91। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि हमें इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम HCF और LCM ज्ञात करने से पहले इन दोनों संख्याओं के गुणनफल करेंगे। तो एक रफ वर्क में हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 26 के गुणनखंड होंगे सबसे पहले 2 से, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 और 13। तो हम इसे लिखेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त होता है कि 26 बराबर, यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 13। इसे हम लिखेंगे 2 गुणित 13। इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड वो भी हम यहाँ करके देखते हैं। 91 7 से ये विभाजित होगा, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 से 21 और 13 एकम 13। इस प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 7 गुणित 13। तो हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का HCF। तो HCF जैसा कि हमें पता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन संख्याएं होती है तो उनके सबसे छोटी घातों के गुणनफल को हम HCF मानते हैं। तो हम यहाँ देखें तो दोनों में, इन दोनों 26 और 91 की अभाज्य गुणनखंडों में हमें जो कॉमन संख्या मिली है वो है 13। तो 13 की जो सबसे छोटी घात यानी कि इसकी घात एक ही है और कहीं 13 नहीं है और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो दोनों संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा 13। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं का LCM के बारे में भी हमें पता है कि जब हमें संख्याओं का LCM निकालना होता है तो उसमें सभी संख्याओं को शामिल किया जाता है और कॉमन संख्याओं के सबसे बड़े घात को लिया जाता है। तो यहाँ हम देखें तो 26 के 2 गुणनखंड है, 2 और 13, और 91 के 7 और 13। तो इनमें कॉमन 13 मिल रही है, तो 13 को हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर हम ऊपर से 2 लेंगे, 13 भी लेंगे, 2 गुणा 13, और 91 में 7 लेंगे, 13 नहीं लेंगे क्योंकि 13 हमने कॉमन ले लिया है, वो सबसे छोटी घात है। तो इस प्रकार से LCM इसका हो जाएगा 2 गुणित 13 गुणित 7, जिसका गुणा करने पे हमें मिलेगा 182। तो इस प्रकार से हमारा
HCF 13 प्राप्त हुआ और LCM 182 प्राप्त हुआ। अब प्रश्न का ये हमने एक भाग हल करा है। प्रश्न का दूसरा भाग था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो अब हम जांच करेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। दो संख्याएं हमें दे रखी है 26 और 91, तो उनका गुणनफल को हम यहाँ लिखेंगे 26 गुणित 91 और इनके HCF और LCM यहाँ लिखेंगे। HCF हमें प्राप्त हुआ 13 गुणित LCM हमें प्राप्त हुआ 182। जांच का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का गुणा करें और इन दोनों का गुणा करें तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो अगर हम 26 का गुणा 91 में करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 2366। उसी प्रकार से अगर 13 का गुणा 182 में करेंगे तब भी यहाँ पर मिलेगा 2366। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो यही हमारी उत्तर की जांच। इस प्रकार से इस प्रश्न का पहला भाग हमने कर लिया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है 510 और 92। तो जैसा हमने इससे पहले प्रश्न हल करा, इसके लिए भी हम लिखेंगे 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त होता है कि। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं रफ में। सबसे पहले हम करते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपको आते हैं, इसलिए मैं तुरंत कर लेता हूँ। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2, 3, 5 और 17। इसे हम यहाँ लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसी प्रकार से हम करेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड करने से हमें मिला 2, 2 और 23। इसे हम यहाँ लिखेंगे 92 बराबर 2 गुणित 23। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड करे। अब हम निकालते हैं दोनों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो होता है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी घातें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 17 तीनों संख्याएं अलग अलग है, यानी कि इसमें कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं हो रही है। नीचे देखें, नीचे 2 बार 2 लिखा है, फिर 23 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23। तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या मिल रही है वो हमें 2 मिल रही है। तो इसकी जो सबसे छोटी घात होती है, यह है 2 की घात 2 और यह है 2 की घात 1, वो हमारा HCF होगा। और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है। 2, 3, 5, 17, तो 3, 5, 17 ऊपर है, लेकिन यहाँ हमें नीचे 3, 5, 17 नहीं मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है। तो 2 की सबसे छोटी घात है 2, यहाँ 2 की घात 2 और यहाँ 2 की घात 1 है, तो हमारी सबसे छोटी घात है 2 की घात 1, वही हमारा HCF है। इसके बाद हम निकालेंगे दोनों का LCM, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो वो होता है इन सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातें हमें लेनी होती है। तो अगर हम देखें तो 2 नीचे भी 2 और ऊपर भी 2, इन दोनों में जो सबसे बड़ी 2 की घात है वो है 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 लेंगे, फिर 3, ऊपर नीचे नहीं है तो ऊपर से 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे गुणा 17 लेंगे और नीचे से 23 बच रहा है, 23 को भी हम ले लेंगे। तो क्योंकि कोई भी कॉमन संख्या नहीं थी, 3, 5, 17 और 23, इसलिए 3, 5, 17, 23 तो हमने लिखना ही था। 2 कॉमन थी, तो उनमें जो 2 की सबसे बड़ी घात थी दोनों में, ऊपर 2 की घात 1 और नीचे 2 की घात 2, तो हमने 2 की घात 2 को हमने LCM में लिखा। तो 2 की घात 2 मतलब 4 और 4 का गुणा फिर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, तो इन सभी का गुणा करने पर हमें मिलेगा 23,460। तो ये हमारा HCF और LCM निकल गया। अब ये हमारा प्रश्न का एक भाग हुआ। अब हम प्रश्न का दूसरा भाग हल करते हैं, जिसमें हमें जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। दो संख्या हमें दे रखी है 510 और 92, इनका गुणनफल 510 गुणा 92 और इनका जो HCF प्राप्त हुआ है यानी 2 गुणित LCM जो हमें प्राप्त हुआ है 23,460। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। तो आप जब गुणा करके देखेंगे तो ये जरूर बराबर आएगा। 510 का गुणा 92 में करेंगे तो हमें मिलेगा 46,920 और 2 का गुणा 23,460 में करेंगे तब भी हमें मिलेगा 46,920। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। तो हमारी ये उत्तर की जांच हो गई और ये प्रश्न भी
सोल्व हो गया। अब इस प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। हमारा दूसरे प्रश्न का तीसरा सवाल है 336 और 54। इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त होता है कि, तो 336 और 54 के हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ करके देख लेते हैं जल्दी से। 336 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हुए 2, 2, 2, 2, 3 और 7। इसी प्रकार से हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2, 3, 3 और 3। इसे हम यहाँ लिखते हैं 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। ये होगा 336 के गुणनखंड। क्योंकि इसमें 2 रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम इसको लिख सकते, 2 4 बार है तो हम लिखेंगे 2 की घात 4। 3 केवल एक ही बार है तो 3 की घात 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। और 7 भी एक बार है तो उससे भी केवल 7। इसी प्रकार से हम 54 के अभाज्य गुणनखंड हमने करे हैं 2, 3, 3 और 3, तो उसे हम लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ पर भी 2 केवल एक बार है तो हम 2 की घात 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। 3 3 बार है तो हम लिखेंगे 3 की घात 3। तो ये हमने 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करे। अब हम निकालते हैं दोनों का HCF। तो जैसा कि हमें पता है HCF का मतलब होता है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन संख्याएं होती है उनकी सबसे छोटी घातें। तो हम देख पा रहे हैं कि 336 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 54 में भी 2 कॉमन है। तो 2 की घात 4 और 2, इनमें सबसे छोटी घात 2 है तो हम HCF में एक तो 2 लिखते हैं। दूसरे 3 भी हमें कॉमन दिख रहा है। 336 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 है और 54 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 की घात 3 है। 3 की घात 3 और 3 में जो छोटी घात है वह 3, तो हम HCF में ये 3 भी लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से HCF हो जाएगा 2 तिया 6। अब हम लेंगे दोनों का LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें हमें सभी गुणनखंडों को लेना होता है, लेकिन जो कॉमन संख्या होती है उनकी सबसे बड़ी घातें लेनी होती है। 2 की घात 4 और 2 में बड़ी घात है 2 की घात 4 गुणित 3 और 3 की घात 3 में 3 की घात 3 बड़ी है गुणित 7 बच रहा है, वो भी हम LCM में लेंगे। तो इनका गुणा करने पर 2 की घात 4 यानी 16, 3 की घात 3 यानी 27 और 7, इन सब का आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 3024। तो ये हमने दोनों संख्याओं के HCF और LCM, सॉरी यहाँ LCM है, HCF और LCM हमने निकाल लिए। अब हम करेंगे इन दोनों की जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो दो संख्या हमें प्रश्न में दी है 336 और 54, इनका गुणनफल तो हम लिखेंगे 336 गुणित 54 बराबर HCF और LCM। HCF हमने निकाला 6 गुणित LCM हमने निकाला 3024, इनका गुणनफल। तो हम 336 का गुणा जब 54 में करेंगे तो हमें मिलेगा 18144 और 6 का गुणा भी 3024 में करेंगे तब भी हमें मिलेगा 18144। इस प्रकार से इसके LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, यानी कि हमारा उत्तर सही है। तो ये हमने इसकी जांच कर ली। इस प्रकार से हमारे प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। इस तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है हमें इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हमने जो अभी दूसरा प्रश्न किया था उसमें भी हमने LCM और HCF ज्ञात करा था, सेम वही विधि इसमें अपनानी हमें। वैसे इसमें 3 संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है और उससे हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। हमने इससे पहले रफ में करा था, चाहो तो आप यहाँ पर भी रफ में ही अलग से करके देख सकते हैं, पर इन सब के हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रश्न के साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और इसी प्रकार से 21 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हमें 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन्हें हम लिखेंगे 12 बराबर
2 गुणित 2 गुणित 3। उसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 15 बराबर 3 गुणित 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम 3 गुणित 7। तो ये हमने निकाले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अब हमें निकालना है इनका HCF। तो 12, 15 और 21 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक। हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, यहाँ पे जो समान संख्याएं हैं 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3। अब हम HCF निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंडों में देखते हैं कि कॉमन संख्या हमें कौन कौन सी मिल रही है। तो आप देख पा रहे हैं केवल 3 हमें कॉमन संख्या मिल रही है और कोई कॉमन संख्या नहीं है। सबसे बड़ी घात भी इसकी 1 है जो तीनों में सेम है। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF हुआ वो होगा 3। तो इसी प्रकार से अब हम निकालते हैं LCM। LCM के लिए हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घातें होती है उन्हें हमें LCM में लिखना होता है। तो यहाँ देखें तो 2 की घात 2, इसमें और इसमें 2 के कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें तो उसे भी हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3, तीनों में कॉमन मिल रहा है और 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, तो हमें 3 ही लेना होगा। यही सबसे बड़ी घात है 5 और गुणित 7। तो ये हमने इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातें लिख दी है। तो इन सब का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा LCM। 2 की घात 2 हो गया 4, 4 6 12, 12 5 60 और 60 7 420। इसी प्रकार से ये हमारे इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 संख्याओं का HCF और LCM हमने प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। तो जैसे कि हमने पहला प्रश्न करा, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17, क्योंकि हम जानते हैं ये एक अभाज्य संख्या है, ये केवल स्वयं के पहाड़े में ही आती है, किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं होती है, इसलिए 17 एकम 17। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 भी 23 से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी 29 से ही विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हमने 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड वही संख्या हमें पाई है। तो हम लिखेंगे 17 बराबर, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों में हम ये भी देख सकते हैं कि एक भी इनका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो 1 गुणित 17 यानी 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक तो इनमें कॉमन है ही, कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका एक गुणनखंड एक होता ही है, और इसके अलावा वो स्वयं वो संख्या उसका एक गुणनखंड होती है। इसलिए 17 के गुणनखंड में हमें प्राप्त हुआ 1 गुणित 17। इसी प्रकार से 23 के अभाज्य गुणनखंड में भी 1 गुणित 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंडों में भी 1 गुणित 29। अब हमें निकालना है HCF। तो हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का 17, 23 और 29 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक सबसे छोटी घात होती है, वो भी जो कॉमन मिल रही हो। यहाँ पर हम देखें तो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में एक कॉमन है और इसकी सबसे छोटी घात भी एक ही है, तो HCF होगा केवल 1। अब हम निकालेंगे 17, 23 और 29 का LCM। LCM होता है सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घातों का गुणनफल। तो हम यहाँ देखें कि एक तीनों में कॉमन मिल रहा है और इसकी सबसे उच्चतम घात एक ही है, तो एक को हम एक ही बार लिखेंगे। इसके अलावा 17, 23 और 29 को भी हम इसका गुणे में लिखेंगे। तो इन सभी का आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 11,339। तो इस प्रकार से हमें इसका HCF प्राप्त हुआ 1 और LCM प्राप्त हुआ 11,339। यही हमारा उत्तर है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से विभाजित होगा, 3 और 3। फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 और 5। तो इस प्रकार से हमें 8, 9 और 25 के गुणनखंड जो मिले हैं उन्हें हम लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, क्योंकि 2 यानी एक समान संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उन्हें हम घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 3 बार है तो हम लिखेंगे 2 की घात 3। उसी प्रकार से 9 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हुए हैं 3 गुणित 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। और 25 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 5 गुणित 5, जिसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब हम लिखेंगे
8, 9 और 25 का HCF। HCF का मतलब होता है तीनों में उभयनिष्ठ संख्या यानी कि कॉमन संख्या और उसकी सबसे छोटी घात, यानी कि कॉमन संख्याओं की सबसे छोटी घातों को हमें HCF में लिखना होता है। तो हम यहाँ देखिएगा हमें कॉमन संख्या तो कुछ मिल नहीं रही है, ये 2 की घात है, ये 3 की घात है, ये 5 की घात है, तो कोई और संख्या तो कॉमन मिल नहीं रही है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी में संख्या 1 कॉमन होती है, तो यहाँ पर हमें मान के चलना है कि यहाँ पर इन सबका एक गुणनखंड 1 भी है। चाहो तो आप लिख सकते हो शुरुआत में ही 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित, यहाँ पर भी इनके गुणे में 1 है, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है इसे, और लिख दो तो भी कोई बात नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि सभी में 1 कॉमन है, तो HCF इनका 1 होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन संख्या 1 है, उसके अलावा कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब हम निकालेंगे 8, 9 और 25 का LCM। LCM में सभी संख्याओं की बड़ी घातें हमें लिखनी होती है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों को हमें LCM में लिखना होता है। तो हम यहाँ देखेंगे तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ये सभी इनके अभाज्य गुणनखंडों में बड़ी घातें ही हैं, और साथ में 1 भी है। 1 को चाहो तो लिखो या नहीं लिखो, लिख देते हैं। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 और गुणित 5 की घात 2। इस प्रकार से इन सभी का गुणा करने पर, यानी 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 यानी 9 और 5 की घात 2 यानी 25। 8, 9 और 25 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1800। तो इस प्रकार से हम इन तीनों संख्याओं का HCF हुआ 1 और LCM हुआ 1800। ये हमारा उत्तर है। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दिया है दो संख्या हमें दे रखी है 306 और 657, और इन संख्याओं का HCF भी हमें दे रखा है। HCF 306 और 657 वो हमें दे रखा है 9, और हमें निकालना है इनका LCM, ये हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं, हमने इस 1.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न जो हमने देखा था उसमें ही इसके बारे में हमें एक सूत्र दे रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, जिसकी हमने जांच भी की थी, वही उसी का हम इसमें प्रयोग करेंगे HCF निकालने के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि HCF गुणित LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। जब हमने वो प्रश्न हल कराया था तो उसमें इसे इस तरफ लिखा था और इन दोनों को इस साइड लिखा था, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो सुविधा के अनुसार मैंने इसे यहाँ लिख दिया और दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख दिया। हमें HCF दे रखा है इन दोनों संख्याओं का 9, तो यहाँ HCF के स्थान पे 9 लिखेंगे। LCM हमें ज्ञात करना है और दो संख्याओं गुणनफल में इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिख देना है। 306 गुणित 657। 9 चूंकि गुणे में है और हम जानते हैं गुणे में की संख्याओं को बराबर के उस साइड भेजने पर वो संख्या उसको भाग में चली जाती है, यानी कि इधर वाली संख्याओं को इस संख्या से विभाजित होना होता है। तो LCM बराबर 306 गुणित 657 बटे 9। अब सबसे पहले अगर 9 से ये संख्या कट रही है तो इसे काट के देख लेते हैं। 9 से देखें तो 9 से 657 कट जाएगा, 9 एकम 9। यहाँ 9 से पहले 65 को काटते हैं तो 9 सत्ते 63 होता है, यहाँ में 65 है तो 7 बार बोलने पर 63 आया, 2 बचे, 2 यहाँ लग जाएंगे तो 27 हो जाएंगे, 9 तिया 27। तो 9 से 657 कटा तो हमें LCM प्राप्त हुआ 306 गुणित 73। तो 306 का गुणा 73 में करने पर हमें प्राप्त होगा 22,338, और यही इन दोनों संख्याओं का LCM। तो हम लिखेंगे अतः LCM 306, 657 बराबर 22,338। उत्तर। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हमें बताना है कि 6 की घात n वाली कोई संख्या हो तो क्या वह उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 हो सकता है क्या। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो वो कम से कम 10 से तो विभाजित होगी ही, यानी किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 10 से विभाजित होगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो वो 10 से विभाजित होना चाहिए, या फिर 10 के गुणनखंड 2 गुणित 5 से विभाजित होना चाहिए। इस प्रश्न में हमें दे रखा है 6 की घात n, इसकी कोई भी घात ले, यानी कि n के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या ले, 1, 2, 3 या कुछ भी, तो क्या वह अंक 0 पर उसकी घात समाप्त हो सकती है क्या, हमें ये दर्शाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या
दूसरे शब्दों में वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 5। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त हो रही है तो वो 10 से विभाजित होगी या उसके गुणनखंड 2 और 5 से विभाजित होगी। हमें प्रश्न में दे रखा है 6 की घात n, तो हम लिखते हैं अब 6 की घात n के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यानी यदि 6 के अगर हम ये रफ रूप में बता रहा हूँ आपको मैं, 6 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे 2 गुणित 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणित 3, और यहाँ पर उसकी घात n है तो हम यहाँ पे भी इस पूरे कोष्ठक की घात n लगा देंगे। या इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणित 3 की घात n। a प्लस b की घात n का सूत्र होता है ये a की घात n और b की घात n, यानी वो घात दोनों संख्याओं की घातों के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम यह देखें तो 6 की घात n के 2 अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 और 3। इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी इनका अभाज्य गुणनखंड 6 का नहीं हो सकता। और हमें यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसके लिए कम से कम 5 का होना आवश्यक है। यहाँ 2 है किंतु 5 नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए कम से कम 5 से विभाजित तो नहीं हो सकता। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से यह निश्चित होता है कि 6 की घात n के गुणनखंडों में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी कि 2 और 3 इसके अद्वितीय गुणनखंड है, इसके अतिरिक्त इसके और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। और हमें यदि कोई अंक 0 पर समाप्त करना होता है तो उसके लिए उसका एक गुणनखंड कम से कम 5 होना आवश्यक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही इसका उत्तर है। इसे समझना इंपॉर्टेंट है, हालांकि लिखने का मैटर ज़्यादा हो गया, परंतु मुख्य बात इसमें यही है कि अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होनी है तो वह कम से कम 10 से विभाजित होगी। और क्योंकि 10 का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है, इसलिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है। यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, 2 है परंतु 5 नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से यह निश्चित होता है कि यही इसके अभाज्य गुणनखंड है, इसके अतिरिक्त और कोई इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह अंक 6 की घात n किसी भी प्रकार से अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब देखते हैं हम इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसके कम से कम एक गुणनखंड 1 होता है, मतलब चाहे वो संख्या भाज्य हो या अभाज्य हो, उनका एक गुणनखंड तो स्वयं 1 होता है और एक स्वयं वो संख्या होती है जो भी संख्या हमें लेनी होती है। अगर केवल ये 2 गुणनखंड होते हैं किसी संख्या तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड केवल 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं होती है। और अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसका एक गुणनखंड एक वह संख्या स्वयं और साथ ही साथ उसके कोई एक गुणनखंड अन्य और हो तो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, या इसके अतिरिक्त और भी कोई गुणनखंड हो तो अब हम इस प्रश्न को देखें तो चूंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो सकते हैं। तो हमें दे रखा है पहली जो संख्या हमें दी है, दी गई संख्या बराबर 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो इसे हम हल करें तो हम देखें इन सबका गुणा करने की बजाय हम जानते हैं कॉमन निकालना। प्लस माइनस में अगर कोई संख्या होती है तो हम कॉमन संख्या निकाल सकते हैं। इस पूरे गुणनखंडों में 13 और यहाँ पे भी संख्या 13, तो हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा केवल 7 गुणित 11 और प्लस यहाँ बचेगा 1। तो 13 7 का गुणा 11 में करने पर हमें प्राप्त होगा 77 प्लस 1, यानी कि 13 गुणित 78। अब अगर 78 के भी हम गुणनखंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 78 के गुणनखंड होंगे 13 गुणित 6, ये आप रफ रूप में यहाँ करके देख सकते हैं। 78 के गुणनखंड
13 छंग 78 और 6 एकम 6, इसलिए हमने लिखा 13 गुणित 6। और साथ ही साथ इनका एक गुणनखंड और भी होता है, वो होता है 1। वो चाहो तो शुरुआत में लिखो या इनमें। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने जब इस संख्या को हल किया तो हमें ये गुणनखंड इसके प्राप्त हुए 13, 13, 6 और 1, जो कि 2 से अधिक है, यानी कि इसके 2 से अधिक भाजक हमें प्राप्त हो गए। इसका मतलब यही है कि यह जो हमें संख्या दे रखी थी यह एक भाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 6, 13 और ये संख्या स्वयं है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, सॉरी इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, दी गई संख्या जैसे हमने यहाँ ऊपर लिखा, दी गई संख्या बराबर 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। जैसा हमने ऊपर इससे हल किया उसी प्रकार से इसे यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ हम देखें तो दोनों में से 5 संख्या कॉमन निकली, ये सारी संख्याएं गुणे में है प्लस ये एक अलग संख्या है। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 है और यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है, तो 5 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 1, फिर 5 गुणित या 5 ब्रैकेट में इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1008 प्लस 1, और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 5 गुणित 1009, और एक और गुणनखंड है इसका 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हर संख्या में होता ही होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये जो हमें संख्या दी हुई थी इसका एक गुणनखंड 5 है, एक संख्या 1009 है और एक 1 है, और इसके अलावा ये संख्या स्वयं भी इसका गुणनखंड है, तो इसलिए ये संख्या भी एक भाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हमें प्राप्त हुए, एक तो 1 है 5, एक है 1009 और ये संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। उत्तर। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। इस प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ हमें सोनिया का समय दे रखा है 18 मिनट और रवि को दे रखा है 12 मिनट। उन्हें पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलाना है, तो कितने समय बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए इन दोनों के लगने वाले समय का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट व रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट। तो वह समय जिसके बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा 12 और 18 का। उसके लिए हम सबसे पहले 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित होगा यह, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमें यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणित 2 गुणित 3। यहाँ हम 2 गुणित 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3, और 18 के अभाज्य गुणनखंडों को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3। और यहाँ पर भी क्योंकि 2 तो एक ही संख्या है लेकिन 3 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। क्योंकि हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम। हम जानते हैं एलसीएम होता है अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं 2 की घात 2 और 3, और यहाँ पर भी 2 और 3 की घात 2। हमें कॉमन संख्याओं भी अगर मिल रही है तो इनकी सबसे बड़ी घातें देखनी है। तो यहाँ पर 2 की घात 1 और 2 की घात 2 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 की घात 2। यहाँ 3 और 3 की घात 2 में बड़ी घात है 3 की घात 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की घात 2।
और इनका आपस में गुणनफल। 2 की घात 2 होगा 4, 3 की घात 2 होगा 9, 4 नाम 36। तो यही हमारा एलसीएम है और यही वह समय है जब वो दोनों पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न भी समाप्त हुआ और इस प्रश्न के साथ साथ ये प्रश्नावली भी हमारी यहीं समाप्त होती है। इन्हीं सारे प्रश्नों से संबंधित कुछ उदाहरण भी इस प्रश्नावली से पहले दे रखे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर ही उन उदाहरणों को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।